हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट क्लास में pyridine के बारे में। pyridine के बारे में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, pyridine के स्ट्रक्चर के बारे में, फिर उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी और कुछ हम इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ pyridine। तो स्ट्रक्चर ऑफ pyridine में हम क्या देखते हैं सबसे पहले कि एक्चुअल में pyridine का फार्मूला ये होता है आपका, pyridine का फार्मूला ये होता है। यहाँ पे जितने भी कार्बन आपके लाई करते हैं ये pyridine के साथ, इन सब के साथ आपका 3 बॉन्ड बना, एक एक हाइड्रोजन आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। 1 2 3 4। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये कार्बन जो है, ये सारे कार्बन इसमें जितने भी लाई करते हैं, ये सारे पांचों कार्बन जो होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। सबसे पहले हम ये देखने वाली बात है। और ये जो नाइट्रोजन होता है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसके बाद यहाँ नाइट्रोजन और कार्बन जितने भी हैं आपस में ये एक 6 मेंबर रिंग फॉर्म करते हैं। इसका ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ये आप देख रहे हैं, अब वाला साइड ये सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन किया है ऑर्बिटल्स के बीच में, और ये जो आपका नीचे वाला स्ट्रक्चर ये आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है ऑर्बिटल्स के बीच में। यानी एक जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये डिस्कवर करता है इसके चारों तरफ, वो आपका इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिस्कवर हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक चीज हमें ये देखना है, हमें पता है कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। जब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये हकेल्स रूल्स को भी फॉलो करता है, जिससे हम बोलते हैं कि एरोमेटिक की नेचर में होता है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन का, ये क्या होता है, नाइट्रोजन जो इस तरीके से ऑर्बिटल्स होते हैं, ये सारे पांचों कार्बन जो होते हैं वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं नाइट्रोजन के साथ। बट नाइट्रोजन का एक ऑर्बिटल जो होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन करता है, जिसके पास एक लोन पेयर होता है। और लोन पेयर होने की वजह से हम इसको बेसिक कैरेक्टर में भी लेते हैं, क्योंकि लोन पेयर ये आसानी से डोनेट कर सकता है। ये लोन पेयर बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये रिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन करता है। तो इसका जो लोन पेयर वो फ्री है। ये फ्री होने की वजह से हमें इसकी बेसिक कैरेक्टर, क्योंकि हमें पता है कि लेविस बेस जो होता है वो क्या होता है, लोन पेयर डोनेटर होता है, तो ये आसानी से लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसलिए बेसिसिटी भी शो करता है ज्यादा। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं जो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस तरीके से आपस में क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो पाई बॉन्ड होता है, यानी एक पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या करते हैं, डीलोकलाइज करते हैं, इसलिए हैकेल्स रूल को भी फॉलो करता है, एरोमेटिक कैरेक्टर भी शो करता है। आगे हम देखिए इसके बारे में डिस्कस क्या करता है कि ऑल द कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम इन pyridine इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है 1 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन कंटेन लोन पेयर। जो ये मैं बताया कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन आपका पता है ये 6 1 2 3, ये जो आपका लोन पेयर है ये बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होता है, यानी फॉर्मेशन नहीं करता है यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर्स में। अब देखिए होगा क्या, अगर ये बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ इस तरीके से, अगर ये बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ तो यहाँ पे आपका इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव है, इसको पूरा करने के लिए ये अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, इसको पूरा करने के लिए ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो आप देख रहे हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे एक बार पॉजिटिव, दूसरी बार यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ तीसरी बार यहाँ पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमें एक चीज देखना है कि एक्चुअल में अगर यहाँ पे रेजोनेंस ना होता तो इसकी और इसकी बॉन्ड लेंथ हमारी डिफरेंट होनी चाहिए थी। इसकी होनी चाहिए थी 1.39 एंगस्ट्रॉम और इसकी होनी चाहिए थी 1.54 एंगस्ट्रॉम। बट एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली चेक करके देखा गया तो इनकी बॉन्ड लेंथ कितनी आती है, ऑल द कार्बन CC बॉन्ड इन pyridine आर इक्वल लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है पूरे कंपाउंड में। और दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ क्या कहता है, इट्स रेजोनेंस एनर्जी 96 किलो जूल पर मोल। फिर कहता है ऑल द कार्बन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन द सेम प्लेन, वही जो मैंने पहले डिस्कस किया था। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में। ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ pyridine है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कुछ। आप इसको वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं pyridine का नोमेनक्लेचर। देखिए
अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ प्रीडीन। तो नॉमेनक्लेचर में प्रीडीन में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, आप ध्यान से देखिएगा कि जो प्रीडीन का स्ट्रक्चर्स होता है इसमें जो काउंटिंग होती है वो नाइट्रोजन से स्टार्ट होती है। काउंटिंग जो होती है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। आप देख रहे हो इस डायरेक्शन में हमने काउंटिंग किया है। तो यहाँ पे जो काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग है, मैंने पहले ही बताया था। अब देखिए इसको हम पोजीशन के टर्म में ऐसे भी बोलते हैं कि अल्फा, राइट वाले साइड को अल्फा, उसके ऊपर बीटा, इसको गामा। अगर इधर से आप काउंटिंग करते हैं तो इधर अल्फा फिर बीटा फिर गामा, इस तरीके से इसके पोजीशन को भी डिनोट करते हैं। अब इसका नाम तो आप जान ही रहे, पिरिडीन है। अब देखो यहाँ पे एक मैंने नोट करके लिखा है क्या कि अगर मिथाइल पिरिडीन आर नोन एज पिकोलिन, अगर कोई पिरिडीन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दो तो उसका नाम हो जाता है पिकोलिन। अगर दो CH3 ग्रुप आप लगा दो तो उसका नाम हो जाता है ल्यूटाडाइइन। और अगर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच कर दो तो उसका नाम हो जाता है कोलाडाइन, COLLADIN, कोलाडाइन। तो आप यहाँ पे नाम देखिए, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप था, किस पोजीशन पे है, दूसरे, तो इसका नाम होगा 2 पिकोलिन। अब यहाँ काउंट करिए आप 1 2 3, तीसरे पोजीशन पे, सॉरी फोर्थ पोजीशन पे ना, 1 2 3 एंड 4। तो फोर्थ पोजीशन पे इसका नाम क्या होगा, 4 पिकोलिन, क्योंकि एक ही CH3 कंटेन कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 2 CH3 कंटेन कर रहे थे, इसका सफिक्स जो हो जाएगा ल्यूटाडाइन होगा। तो हम पोजीशन काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो हो गया 2 4 ल्यूटाडाइन। फिर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 3 पोजीशन पे है CH3 यानी ट्राईमिथाइल है, तो ट्राईमिथाइल को क्या बोलते हैं, कोलाडाइन। तो यहाँ पे नाम हो जाएगा 2 4 6 कोलाडाइन। ये था कुछ इसका नॉमेनक्लेचर। और यहाँ पे एसिड भी लगा दिया जाता है, तो पिकोलिन एसिड बोलते हैं उसको। मान लीजिए यहाँ पे COOH लगा दिया गया, CH3 हटा के यहाँ पे COOH लगा दिया, पिकोलिन एसिड, डाइपिकोलिन एसिड। तो इस तरीके से इसका नाम होता है। बस यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि फिर से एक बार हम बता देते हैं, पिकोलिन आपको कब बोला जाएगा जब पिरिडीन पे एक मिथाइल ग्रुप हो, ल्यूटाडाइन कब बोला जाता है जब 2 ग्रुप हो CH3, और कोलाडाइन तब बोला जाता है जब 3 CH3 ग्रुप पिरिडीन के साथ जुड़े हो। तो आप इसका, मैं हट जा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना लीजिए। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ पिरिडीन के बारे में। तो प्रिपरेशन ऑफ पिरिडीन में पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहला लिया जाता है एसिटिलीन को आप HCN हाइड्रोजन साइनाइड के प्रेजेंस में रेड हॉट ट्यूब से पास करा दूं। तो एक्चुअल में होता क्या, देखिए यहाँ पे एक्सपेंशन हो जाती है रिंग की। ये कार्बन है 1 2 और 2 यहाँ से 2 मॉलिक्यूल है यानी 4 कार्बन होंगे, और यहाँ पे एक HCN का एक कार्बन लिया गया CN, यानी CN से आप देख सकते हो कि SC ट्रिपल बॉन्ड है, इस तरीके से रहा होगा। अब इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैकेनिज्म इसका पूछता भी नहीं, बस प्रिपरेशन हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ होता है कि आप ऐसे देख लीजिए कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन हैं, एक कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा है। तो आप यहाँ चेक करिए 2 कार्बन ये हुआ और 2 मॉलिक्यूल यानी 4 कार्बन और एक ये CN यानी ये 5वां कार्बन, और ये C किससे जुड़ा है, N से। तो ये वाला C आपका किससे जुड़ा है, N से। तो इस तरीके से एक्सपेंशन होता है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस तरीके से ब्रेक करेगा, फिर इसकी एक्सपेंशन होगी, तो इस तरीके से ये बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे आपका पहला प्रिपरेशन हो गया पिरिडीन का, किससे, एसिटिलीन गैस को पास कराई जाती है HCN हाइड्रोजन साइनाइड के प्रेजेंस में रेड हॉट ट्यूब से। गैस है, गैस का रिएक्शन डायरेक्टली आप नहीं करा सकते जब तक उसको कोई मेटल के थ्रू पास नहीं कराओगे, जैसे कि हीट या मेटेलिक इस सरफेस से पास कराने पे गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है कंप्लीटली, तभी रिएक्शन होता है। ये पिरिडीन का पहला प्रिपरेशन था। दूसरा हम प्रिपरेशन देखते हैं पिरिडीन का, पेंटामिथाइल इन डाइएमीन हाइड्रोक्लोराइड। पेंटा मतलब 5 कार्बन से है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन, पेंटामिथाइल 1 2 3 4 5 मिथाइल हो गए, इन डबल बॉन्ड डाइएमाइन 2 एमाइन ग्रुप है, उसके बाद हाइड्रोक्लोराइड HCl होगा क्या, जब यहाँ पे आप हीट दोगे तो यहाँ से आपका NH4Cl रिलीज हो जाएगा। NH2HCl है, यहाँ से NH2Cl है, तो यहाँ से हमारा NH4Cl रिलीज हो जाएगा, साथ में HCl भी रिलीज होगा। जब NH4Cl यहाँ का निकल जाएगा यानी एक NH बच जाएगा, देखिए H3 है, 2H इसका, तो 2H इसका निकला, तो NH4Cl यहाँ का H बचेगा और एक Cl बचेगा, तो यहाँ वाला एक N और एक H। आप यहाँ ध्यान से देखिएगा कि NH2 2H और निकाल लिया, तो NH4 निकल गया, एक Cl ले लिया, वो निकल गया, तो बचा क्या हमारा NH बचा। तो यहाँ पे हमारा बचा CH2 फिर CH2 और ये N और H, NH के साथ बॉन्ड बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसको अगेन हीट देते हैं, किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO
4 के प्रेजेंस में। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में आप दोगे तो क्या हो जाता है, 1 2 3 4 5 हीट देते हैं, आपको पता है हाइड्रोजन क्या होती है, रिलीज हो जाती है। हाइड्रोजन रिलीज होते हैं आपका ये फॉर्मेशन हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये वापस एरोमेटिसिटी अरेंज करने के लिए आपस में डबल बॉन्ड की तरह स्टेबल हो जाएंगे। इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। फिर हम आते हैं लास्ट पायराल, उसको बोलते हैं पायराल। पायराल से कैसे बनाया जाता है, पायराल को Cl2 और सोडियम C2H5ON सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, हीट देते हैं आपका पायराल का रिंग एक्सपेंशन हो जाता है। एक कार्बन इसके साथ जुड़ जाता है। एक कार्बन जुड़ने के बाद इसका देखिए क्लोरीन है, इसका Na 2 मालिक्यूल Na 2 मालिक्यूल क्लोरीन, यहाँ पे 2 NaCl निकल गया। अभी बचा 2 C2H5O और आपको पता है यहाँ का H। देखिए यहाँ पे CH2 है तो एक CH2 आपका रिंग एक्सपेंशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। 1 2 3 4 एक और ये कार्बन 5 हो गया। एक H आपका जो बचेगा इसका वो आपका एक H और यहाँ पे ये C2H5O माइनस, यहाँ से Na निकला, NaCl निकल गया तो O माइनस बचेगा। इसका जो एक H बचेगा वो H इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पे बना देगा इथाइल अल्कोहल। ये आपका होगा पिरीडीन। एक प्रिपरेशन हो रहा है इसका इंपॉर्टेंट, उसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं, यही पे हम लिख देते हैं उसको साथ में। फ्रॉम इकोलिन, किससे, फ्रॉम पिकोलिन। तो पिकोलिन का भी मैंने बताया था कि पिरीडीन पे आप एक CH3 लगा दो, उसको बोलते हैं पिकोलिन। आप COH लगा दो, CH3 आप लगा दो, यही लगा दो CH3, इसको बोलते हैं पिकोलिन। पिकोलिन का रिएक्शन हम किसे कराते हैं, K2Cr2O7। ये क्या होता है आपको पता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वेरी पावरफुल होता है। ये CH3 का ऑक्सीडेशन तब तक कराएगा जब तक ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज ना हो जाए। तो आपको पता है कि एल्केन या अल्काइल जो भी ग्रुप होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, पहले अल्कोहल, अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद एसिड बनता है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा, यानी एसिड बनाएगा। यहाँ पे क्या बना देगा, एसिड। अब इस एसिड को क्या करना है, हमें हीट देना है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन हटानी है। हीट देना किसके प्रेजेंस में, कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो जो ही हम इसको हीट देंगे, हमें पता है हीट देते ही हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगी। जब यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो आप देख रहे हैं इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। H यहाँ से जाएगा, ये माइनस होगा, माइनस ऑटोमेटिक यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज करके CO2 गैस बना देगा। CO2 गैस आपका यहाँ से निकल जाएगा और ये हो जाएगा आपका पिरीडीन। साथ में आप CO2 गैस रिलीज कर दी। हम हीट तभी देते हैं जब हमें हाइड्रोजन निकालना होता है, थोड़ी सी भी एनर्जी देते ही हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होता है। बस ये आपका 4 प्रिपरेशन था। अब हम डिस्कस करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो आप वीडियो पॉज करके अपना नोट्स लिख लीजिए। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ पिरीडीन। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस पोजीशन पे प्रेफरेबल होता है इन पिरीडीन। तो हम पहला लेते हैं कि यहाँ पे देखिए आप बॉन्ड किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। अगर आप बॉन्ड ने इस तरीके से आप ब्रेक कराएं तो आपका इस पोजीशन पर अटैक हो सकता है। आप इस तरीके से ब्रेक कराएं तो इस पोजीशन पर अटैक कर सकता है और इस पोजीशन पर अटैक कर सकता है। यानी हम 2 पोजीशन पर अटैक करा सकते हैं, 4 पोजीशन पर और 6 पोजीशन पे। तो ये 6 नहीं, ये 2 ही पोजीशन है, आप इधर से इसको काउंट करोगे। बट अगर मैं इसको 3 पोजीशन पे भी अटैक कराऊँ इस तरीके से, अगर मैं बॉन्ड को ब्रेक कर दूँ, एक केस में मान लीजिए इस तरीके से आपको कराना, यहाँ पे आपका ये इस तरीके से, तो 1 2 3 आप इस तरीके से भी मूव करा सकते हो, इस तरीके से भी मूव करा सकते हो। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना कि किस पे सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किस पोजीशन वाले कार्बन पे, उसी भी आप सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं C2 कार्बन पे लूँ, ये C2 कार्बन है, यहाँ में इलेक्ट्रोफाइल्स का एडिशन करा दिया, E+ होता है, ये जाके यहाँ पर अटैक कर जाएगा, ये हो गया, साथ में इसका H जो रहेगा वो रहता ही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि ऐसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे अगर माइनस हुआ तो ये प्लस हुआ, फिर आगे इसको बैलेंस करने के लिए अपना डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे प्लस हुआ, फिर इसको मैनेज करने के लिए ये वाला बॉन्ड अपना ब्रेक करेगा, यानी रेजोनेटिंग स्टेबलाइज होगा ये।
तो ये वाला स्टेबलाइज होकर इसके प्लस को मेंटेन करने के लिए जाएगा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ये प्लस चार्ज क्रिएट होगा। तो इस तरीके से इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर मैं C3 पोजीशन पे बात करूँ तो C3 पोजीशन पे हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए आप इधर ब्रेक कराओ चाहे इधर ब्रेक कराओ, मैं इधर ले लिया 1 2 3, तीसरे पोजीशन में इलेक्ट्रोफाइल्स को अटैक करा दिया। तो जब इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक इस पोजीशन पे करेगा यहाँ पे, तो जब इलेक्ट्रोफाइल्स का इस पोजीशन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पे आपका होगा माइनस। देखिए जब हम इस पोजीशन पे अटैक कराते हैं तो यहाँ पे आपका होगा प्लस, फिर अगले पोजीशन पे हम डिस्कस करेंगे। तो जब ये वाला प्लस होगा इसको बैलेंस करने के लिए बाउंड ब्रेक होगी, ये बाउंड ब्रेक होगी तो ऑटोमेटिक यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, ये इंटरनल एक्सपेंशन रेजोनेंस होगा। तो ये वाला जब ब्रेक होगा तो यहाँ पे आपका बनाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा आपका डबल, ये हो जाएगा प्लस चार्ज। फिर यहाँ पे जब डबल हो गया, अब इस प्लस को मेंटेन करने के लिए ये वाली बॉन्ड अपनी ब्रेक करेगी, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ये स्टेबलाइज होने पे यहाँ पे आपका प्लस चार्ज होगा, तो इस तरीके से प्लस चार्ज हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे C4 पोजीशन पे। तो देखिए C4 पोजीशन पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हम C4 पे इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक करा दिए, इसका मतलब बॉन्ड आपका किस तरफ ब्रेक हुआ होगा, अगर इस पोजीशन पे अटैक करा है तो इस तरफ आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, यानी माइनस, यहाँ पे आपका प्लस आएगा। तो देखिए इस पोजीशन पे आपका प्लस है, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करा दिया है। अब क्या करेंगे, इस प्लस को बैलेंस करने के लिए वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा अपना, ये यहाँ पर अटैक करेगा। जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसा आप देख रहे हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये वाला यहाँ पर अटैक करेगा। जब ये वाला यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ओवरऑल अगर इन तीनों पोजीशन का मैं कंक्लूजन करूँ, देखिए यही 3 पोजीशन होंगे, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन। 5 6 नहीं होगा क्योंकि 5 6 को हम काउंट करेंगे थर्ड और 6 वाले को हम काउंट करेंगे फोर्थ सेकेंड। तो अब देखिए हम यहाँ पे प्रेफरेंस कैसे देते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं, हमें पता है, अब थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू, आप ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, according to electronegativity, nitrogen will be more electronegative, नाइट्रोजन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो जब भी इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा, याद रखिएगा, जब भी कोई नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो क्या करेगा, इसको डिस्टेबलाइज करता है, इस पूरे रिंग को डिस्टेबलाइज करता है। क्यों करता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है आल्सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कॉन्सेप्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, बट यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, नहीं इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, इससे अट्रैक्टिव पावर को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो अगर किसी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब वो डिस्टेबलाइज कर रहा है इस पूरे ग्रुप को। तो जब भी जहां पे भी आपको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा तो समझ लीजिएगा कि वो नाइट्रोजन पोजीशन पूरे रिंग को डिस्टेबलाइज कर लेगा, तो जो ग्रुप या जो भी कंपाउंड फॉर्म होगा वो भी डिस्टेबलाइज होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन विल बी more electronegative and positive charge on nitrogen and positive charge on nitrogen will deactivate of ring। ये जो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वो रिंग को क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा, जिससे स्टेबलाइजेशन कम हो जाएगी। तो ऐसे जगह पे इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करना प्रेफर नहीं करेगा। तो आप देखिए अगर मैं C2 पोजीशन पर अटैक कराता हूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी ये रिंग को डिस्टेबलाइज करेगा। अगर मैं C4 पोजीशन पे चेक करूं तो C4 पोजीशन पे भी आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जो नाइट्रोजन को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन माइनस की टेंडेंसी रखती है। ये प्लस रखेगा तो ये रिंग को क्या करेगा, ये नाइट्रोजन को अनस्टेबल बताएगा। नाइट्रोजन की टेंडेंसी होती है अट्रैक्ट करने की, और ये प्लस कर रहा है, प्लस मतलब डोनेट करने की, तो उसका अपोजिट काम कर रहा है।
तो आप समझ सकते हैं कि अपोजिट काम कर रहा है, इसका मतलब रिंग को डिस्टेबलाइज कर रहा है, यानी रिंग क्या नाइट्रोजन को कर रहा है, तो नाइट्रोजन की वजह से सारी रिंग जुड़ी है, नाइट्रोजन की तो रिंग रेजोनेंस में स्टेबलाइज हो रहा था। अब देखते हैं ये C3 पोजीशन, तो C3 पोजीशन जो आपका है, यहाँ पे आप देखिए कहीं पे भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है। इसका मतलब अगर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा या यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो हमारी मोस्ट प्रिफरेबल होगी एज कम्पेयर टू C2 एंड C3। तो यहाँ पे मैं नोट करके एक बात लिख दे रहा हूँ, इन इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction in pyridine C3 carbon atom more preferable, यानी हमें ये पता चल गया कि C3 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल्स का सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो सबसे बेस्ट होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। देखिए अब डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में भी मैंने बताया कि C3 पोजीशन पे जो भी कार्बन एटम होगा, C3 कार्बन एटम पे जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे वो सारे प्रेफरेबल होते हैं। तो आप देखिए सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हमें पता है इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, नाइट्रेशन। इस रिएक्शन को फ्रीडल-क्राफ्ट बोला जाएगा या सल्फोनेशन भी बोलते हैं इसको। फ्रीडल-क्राफ्ट के साथ साथ सल्फोनेशन रिएक्शन SO3H का एडिशन होगा। इस रिएक्शन को हैलोजिनेशन बोलते हैं और इस रिएक्शन को मर्क्यूरेशन बोलते हैं, HG की प्रोडक्शन। तो ये सारे हमें देते क्या है, ये आपके सारे रिएक्शन आपको इलेक्ट्रोफाइल्स देते हैं। हमने पहले ही बता दिया था, यहाँ पे मैकेनिज्म के टर्म में आप लिखो, तो आप यहाँ पे पहले एक टर्म लिख सकते हो कि जितने भी pyridine होंगे वो सारे आपके किस पोजीशन पे प्रेफर होते हैं। अगर इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक कराओ आप तो सारे इलेक्ट्रोफाइल्स आपके थर्ड पोजीशन पे होंगे, ये इसका आप कंक्लूजन रख सकते हो। सारे इलेक्ट्रोफाइल्स आपके थर्ड पोजीशन पे ऐड होंगे। तो जब थर्ड पोजीशन होंगे तो हमें पता है ये क्या देता है, NO2 देता है, NO2 प्लस देगा, ये आपका SO3H देगा प्लस, और ये आपका देता है Br प्लस, और ये आपका देगा CH3CO Hg प्लस, ये पूरा ग्रुप देगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सारे पोजीशन पे थर्ड पोजीशन पे रहेंगे, तो आप इनका प्रिपरेशन लिख के बना दो डायरेक्ट, पोजीशन कितना है बस, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का प्रेफरेबल होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ये और ये थर्ड पोजीशन पे आपको होगा, आप यहाँ पे NO2 जोड़ दो। इस पोजीशन में आपको पता है क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा नाइट्रोजन हो गया 1 2 3, तीसरे पोजीशन पे आपका क्या होगा, सल्फोनिक एसिड जोड़ दो SO3H। यहाँ पे आप देखते हैं ब्रोमिनेशन हुआ है, तो ब्रोमिनेशन के केस में आप नाइट्रोजन 1 2 3 यहाँ पे आप ब्रोमीन लगा दो। यहाँ पे मर्क्यूरेशन हुआ है, तो मर्क्यूरेशन के केस में आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप नाइट्रोजन रख दीजिए 1 2 pyridine, इस पोजीशन पर लगा दिए CH3COOHG। इस तरीके से हम सारे रिएक्शंस को करते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक केमिकल प्रॉपर्टी आएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वो आप इसी तरह करेंगे। कोई रिएक्शन रखने की जरूरत नहीं है, आप बस डायरेक्ट देखो, एक बार मैकेनिज्म आप समझ गए उस कॉन्सेप्ट का, तो फिर आपको खुद पता है कि नाइट्रेशन जो होता है वो NO2 प्लस देता है, सल्फोनेशन जो होता है SO3H प्लस देता है, ब्रोमिनेशन जो होता है Br प्लस देता है, और मर्क्यूरेशन है तो यहाँ पे HG CH3COHG प्लस देगा, एक CH3H को लेके निकल जाएगा यहाँ पे। तो मैं अदर प्रोडक्ट को नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक CH3COH ट्वाइस होता है जो है ना, तो CH3COOHG तो एक आएगा इसके साथ, और एक जो होता है CH3COO और एक H यहाँ से जो निकला होगा उसको लेके एस्टिक एसिड बना देगा, तो वो हम नहीं लिख रहे हैं। ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में, फिर उसके बाद वो करेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस। तो आप चाहे तो वीडियो पॉज करके नोट्स लिख लीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन pyridine। pyridine के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, देखिए ये हो गया आपका pyridine न्यूक्लियोफाइल्स। मैंने बोला कि किस पोजीशन पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो सकता है, C2 C4 और C3। हमें यहाँ पे देखना है कि किस पे सबसे मोस्ट प्रेफरेबल होता है। तो मैंने ये बताया था कि अगर मान लीजिए यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आप ये जानते हो कि अगर नाइट्रोजन है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है वो डीएक्टिवेट करता है नाइट्रोजन को, अगर नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज आता है तो ये इसको एक्टिवेट करता है, यानी हाईली प्रेफरेबल पोजीशन होगा अगर नाइट्रोजन के ऊपर माइनस साइन है, क्योंकि नाइट्रोजन खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम,
ऊपर से माइनस चार्ज आके उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा दे रही है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से हम देखते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर और अच्छी हो जाती है। तो हम यहाँ पे अब चेक करते हैं, यहाँ पे जब C2 पोजीशन पे मैं इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक करा रहा हूँ, सॉरी न्यूक्लियोफाइल्स का, तो न्यूक्लियोफाइल जब C2 पोजीशन पर अटैक कर रहा है तो आप देख पा रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पर अटैक कर रहा है तो यहाँ पे माइनस चार्ज क्रिएट होगा, यानी बॉन्ड किस तरीके से ब्रेक होगा, आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे माइनस होने वाला बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, तो ये माइनस, ये प्लस, न्यूक्लियोफाइल्स आपका यहाँ पे अटैक किया, तो न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पे आपका अटैक किया तो NU और H बना, H तो मान लो रहता ही है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो H रहेगा। अगले पोजीशन पे इस माइनस को बैलेंस करने के लिए अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है पूरे रिंग में, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डोनेट करेगा, यहाँ पे होगा ये माइनस चार्ज आपका बदल जाएगा डबल बॉन्ड में, यहाँ पे हो जाएगा माइनस चार्ज। अब ये माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए अपना देगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस चार्ज, तो ये ऊपर केस मैंने बना दिया, यहाँ पे आपका हो गया माइनस चार्ज। तो आप देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज जो है वो इसको एक्टिवेट करता है, तो एक पोजीशन तो हमारे लिए बेस्ट मिल चुका है। अब सेकंड चेक करते हैं C4 पोजीशन पे। C4 पे अगर मैं न्यूक्लियोफाइल्स का सब्स्टिट्यूशन कराता हूँ, यहाँ पे आपका माइनस होगा, यानी बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हुआ होगा, और C4 पे मैं ब्रेक करा रहा हूँ तो इस तरीके से बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ होगा, या मान लो ऐसे रहा हो तो इस तरीके से बिंड किया होगा, तो ये आपका प्लस वाला पोजीशन आएगा, ये माइनस। तो यहाँ पे जब मैंने चेक किया तो ये माइनस हो गया, ये हमारा प्लस वाला पोजीशन। अगले स्टेप में हम देखते हैं कि जब न्यूक्लियोफाइल्स इसको बैलेंस करने के लिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे आपका होगा निगेटिव चार्ज, ये आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस, माइनस हो गया। फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं, इस माइनस को बैलेंस करने के लिए अपना लोन पे डोनेट करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे माइनस चार्ज हो रहा है, ये भी नाइट्रोजन के केस में माइनस चार्ज इस पे आ रहा है, यानी ये भी बेस्ट केस मिल रहा है। अब आते हैं C3 पोजीशन पे, कार्बन C3 पे। तो C3 पे जब हम न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक कराते हैं तो हम देखते हैं कि C3 पोजीशन पे जब अटैक कराने के बाद रेजोनेंस हमारा स्टेबलाइज होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, इसको बैलेंस करने के लिए ये वाला स्टेप यहाँ से जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा माइनस चार्ज। इस माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक होगी आपकी, ये होगा डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस चार्ज, ये वाली पोजीशन, इस वाली पोजीशन पर आपका माइनस चार्ज। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो माइनस चार्ज हो रहा है वो कभी भी नाइट्रोजन के ऊपर नहीं आएगा C3 पोजीशन पे। जब भी पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा तो हम देख पा रहे हैं कि माइनस चार्ज कभी भी इस पे नाइट्रोजन पे नहीं आ रहा है, यानी इन दोनों को कंपेयर में तो ये तो लेस रिएक्टिव हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के केस में। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जब इस पोजीशन पे अटैक करना भी चाहे न्यूक्लियोफाइल्स तो क्यों नहीं कर पाता। इसका एक रीजन और आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और ये आपका माइनस चार्ज है, तो आपको पता है कि लोन पेयर और माइनस चार्ज दोनों एक ही तरह से बिहेव करते हैं। इसके पास भी लोन पेयर, माइनस चार्ज का मतलब भी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों आपस में क्या करते हैं, रिपल्सन शो करते हैं, ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, तो दोनों एक तो पहले बहुत क्लोज हैं, ऊपर से आपस में रिपल्सन शो करते हैं, तो रिंग को क्या कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हमारा सबसे बेस्ट पोजीशन क्या होगा, C2 और C4। तो यहाँ पे मैं नोट करके लिख दे रहा हूँ, in nucleophilic reaction C2 and C4 position will be best in pyridine। किसके अंदर, pyridine। 2 और 4 पोजीशन आपका बेस्ट होता है। तो आप इसका वीडियो पॉज करके नोट्स लिख लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे pyridine के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर। जैसा कि अभी मैंने पीछे डिस्कस किया कि न्यूक्लियोफाइल्स जब भी अटैक करता है pyridine के ऊपर तो या तो 2 पोजीशन पे जाता है या तो 4 पोजीशन पे जाता है। अब आप ये देखिए 2 और 4 में भी कोई बेस्ट होगा, क्योंकि 2 और 4 दोनों तो ले नहीं सकते, तो 2 और 4 में आप देखोगे कि अगर 2 पोजीशन पे अटैक कराएं और 4 पोजीशन पे, तो 4 पोजीशन का जो न्यूक्लियोफाइल्स होगा वो इसके कंपेयर में इस पे अगर न्यूक्लियोफाइल्स डोनेट करे, यानी NH2 या जो भी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स आए, तो वो न्यूक्लियोफाइल्स इसके नाइट्रोजन के पास बहुत कम होगा, यानी इसकी डिस्टेंस जो होगी 4 पोजीशन वाली वो पैरा पोजीशन पे होगी और 2 वाली पोजीशन जो होगी वो आर्थो पोजीशन पे होगी, तो ये इसके ज़्यादा करीब है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होगी तो इसकी ज़्यादा होगी इसको डोनेट करके रिंग को एक्टिवेट करने की। तो 2 वाला पोजीशन 4 के कंपेयर में क्या होगा, बेस्ट। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पर अटैक कराते हो 2 वाले पे और 4 वाले पे, तो आप देख रहे हो ये एकदम बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, यानी अगर इसको इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करना पड़ा
या इसको इलेक्ट्रॉन अगर इसको पहुंचाना हुआ तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी इसके 1 2 3 स्टेप करके क्लियर होगा, जबकि ये वाला क्या करेगा, तुरंत इसको रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकता है। तो 2 वाला पोजीशन आपका क्या होगा, बेस्ट होगा। तो हम सारे पोजीशन कहाँ पे डिस्कस करते हैं, 2 पोजीशन पे। अच्छा, इसका नाम क्या होगा, OH है 2 पायरिडॉल 2 पिरिडॉल। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, KOH है तो आपको पता है K प्लस में OH माइनस में, तो H माइनस न्यूक्लियोफाइल्स है, दूसरे पोजीशन पे हमने ऐड कर दिया। C4H59 में देखते हैं कि Li प्लस में टूटेगा, ये वाला पूरा माइनस में टूटेगा, तो C4H9 किस पोजीशन पे जाके जुड़ेगा, सेकेंड पोजीशन पे। इसका नाम आपका होगा 2 ब्यूटाइल पिरिडीन, 2 ब्यूटाइल पिरिडीन। इस केस में देखिए ये एरोमेटिक है, C6H5 फिनाइल एलाई इस तरीके से रहा होगा, यहाँ पे आप क्या लाइन लगा होगा। तो ये आपका पता है पूरा, ये वाला पार्ट पॉजिटिव रहेगा तो ये वाला पूरा पार्ट नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला पूरा पार्ट आपका जगह कहाँ पे जुड़ेगा, सेकंड पोजीशन पे। तो सेकंड पोजीशन पे जुड़ेगा तो इसका नाम हो जाएगा 2 फिनाइल पिरिडीन, 2 फिनाइल पिरिडीन। आगे हम देखते हैं NaNH2 प्लस, आपको पता है कि Na प्लस में टूटता है और NH2 माइनस में, तो NH2 माइनस न्यूक्लियोफाइल से किस पोजीशन पर अटैक करेगा, सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे गया तो इसका नाम हो जाएगा 2 अमीनो पिरिडीन। फोर्थ पोजीशन पे भी अटैक करता है, ऐसा नहीं कि फोर्थ पोजीशन पे अटैक नहीं करता, बट 2 आपका बेस्ट माना जाता है। क्यों माना जाता है कि 2 इसके जस्ट बगल में आर्थो पोजीशन पे होता है, तो आर्थो पोजीशन होने की वजह से क्या करता है, आसानी से इसको अपना जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो NH2 या जो भी है ये क्या करेगा, इसको डोनेट कर सकता है, बाकी रिंग में तुरंत स्टेबलाइज कर सकता है। बट फोर्थ पोजीशन काफी दूर होता है, अपोजिट होता है, इसलिए उसका रिंग में स्टेबलाइजेशन होने की टेंडेंसी थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू सेकेंड पोजीशन। तो ये पूरे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। और भी अच्छा एक चीज यहाँ पे आप देखिएगा थोड़ा सा, ये क्या करता है, टार्टोमर्स शो करता है, ये आपका जो होता है टार्टोमर्स शो करता है, ये टार्टोमर्स शो करता है। तो टार्टोमर्स क्या होता है, कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में चेक कर देते हैं, कीटो फॉर्म को इनोल में चेक कर देते हैं, तो आपका ये इस तरीके से भी स्टेबलाइज हो जाते हैं। ये आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा और यहाँ पे H, इसका नाम होगा पिरिडीनियम 2 पिरिडीन, पिरिडीन पिरिडन ये इसका नाम हो जाएगा। ये टार्टोमर्स शो करता है, 2 पोजीशन पे टार्टोमर्स शो करता है, 4 पोजीशन पे, बट यहाँ भी हम 2 की पोजीशन की बात कर रहे थे, 2 का लेकर चलते हैं, और ये 4 पोजीशन का है तो 4 पोजीशन का। तो आज हमने डिस्कस किया सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन, दूसरा डिस्कस किया रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन, तीसरा हमने डिस्कस किया केमिकल प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, इलेक्ट्रोफिलिक किस पोजीशन पे प्रेफर होता है, तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रोफिलिक C3 पोजीशन पर प्रेफर होता है। फिर आगे हमने डिस्कस किया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका किस पोजीशन पे प्रेफर होता है, 2 and 4 पे। बट 2 पोजीशन क्या होता है, 2 पोजीशन आपका मोस्ट प्रेफरेबल होता है क्योंकि ये सबसे करीब में होता है, इसके लोन पर आसानी से डोनेट करके इसको स्टेबलाइज कर सकता है। 4 पोजीशन इसके आर्थो पोजीशन बिल्कुल अपोजिट होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन जो होती है इसके कंपेरिजन में कम होती है। बाकी के और हमने क्या सीखा, प्रिपरेशन ऑफ पिरिडीन की प्रिपरेशन के बारे में, तो 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। अभी पिरिडीन के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे वाले लेक्चर में इंडोल के बारे में डिस्कस करेंगे। और रही बात असाइनमेंट की, तो असाइनमेंट के लिए परेशान मत हो, लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम आपको असाइनमेंट दे देंगे बचे हुए पार्ट का। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी तरीके से सारे सिलेबस को कवर कर रहा हूँ, कुछ भी छोड़ के नहीं चल रहा हूँ, तो इसलिए असाइनमेंट के लिए परेशान ना होइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।